जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाने वाला हूँ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन संख्या 31 से 1 से 30 तक मैथ है, आप उसको देख लेना। मैं जीके जीएस करवाने वाला हूँ 70 से 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, आपसे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताते रहूँगा। मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 323 ईसा पूर्व मगध के राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, वह जैन धर्म का अनुयायी थे। कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। तो भारत भ्रमण किया किसके काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्ष के शासनकाल में। हर्ष का मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, उन्होंने 16 वर्षों तक भारत में रहा और इसकी वृत्तांत थी एक CU के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, और हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्ष 1942 में की थी। ठीक है, और मुंबई अधिवेशन में, किसमें? मुंबई अधिवेशन में किया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 34 एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान। ठीक है, ठीक है, जापान का औद्योगिकीकरण सर्वप्रथम कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। और किसके का शासनकाल में? मेइजी के शासनकाल में। मेइजी के शासन काल में हुआ था। ठीक है, जापान में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया युद्ध उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता से प्रेरित थी। क्वेश्चन 35 क्या कहता है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 जुलाई 1942 को हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था। वर्धा कहाँ? मुंबई में। वर्धा कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 36 महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्य एवं अहिंसा थे। ठीक है, सत्य एवं अहिंसा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त वे एक और बता देता हूँ, इसके अतिरिक्त वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से भी काफी प्रेरित थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 37 गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो किसने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर? इसने कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आंसर सी, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जब गांधी जी कब? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 7 सितंबर 1931 में कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। ठीक है, भारत में समुद्री रास्तों की खोज
15वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अंत में हुई थी। चलिए क्वेश्चन संख्या 39। क्वेश्चन संख्या 39 क्या कहता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टॉप यानी स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इस 1765 ईस्वी में किए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री स्टाम्प अधिनियम 1765 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, यह उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद द्वारा लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर था। यह क्या था? यह पहला प्रत्यक्ष कर था 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा चाय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? नादिर शाह किस देश के वासी था? तो नादिर शाह किस देश का वासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा भी वह फारस के थे। ठीक है, वह फारस देश का निवासी था। ठीक है, प्रश्न संख्या 41। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो डोलड्रम किस अक्षांशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच। ठीक है, प्रश्न क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से भारत के इस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से जो और भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ। कौन कौन? तो बता देते हैं। बांग्लादेश हो गया पहला। ठीक है, दूसरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तीसरा अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, चौथा चीन हो गया। ठीक है, पांचवा म्यांमार हो गया, फिर भूटान हो गया और लास्ट में नेपाल हो गया। यही हमारा इन 7 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है? नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदन कानन अभ्यारण्य उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखना। और इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। यह विशेष रूप से सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती? तो कौन नहीं उत्पन्न करता? तो आंसर हो जाएगा सी, पिजन पी यानी मटर, जिसे हिंदी में मटर कहते हैं। मटर नहीं कहता, पिजन पी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करते। पिजन पी के लाल चना या अरहर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? लाल चना या अरहर के नाम से जाना जाता है। तिल, अलसी और सूरजमुखी के बीजों से तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 45। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो लूनी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी नदी है जो राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला नागा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह नागा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, निकलती है। और यह भारत के गुजरात और राजस्थान राज्य से होकर बहती है। ठीक है, चलिए एक और बता देता हूँ। लूनी की सहायक नदी क्या है? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं जवाई है, सुकड़ी है और जोजड़ी है। ठीक है, आदि है। ठीक है, और अरावली के बारे में बता देता हूँ। अरावली क्या है? बनास, साखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल भी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, क्वेश्चन 46 क्या कहता है? क्वेश्चन 46 कहता है संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन कहीं नहीं है। ठीक है, और पहला बात कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना, उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा या
कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, और सर अर्नेस्ट बार्कर ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था। किसने कहा था? सर अर्नेस्ट अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, सर अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा। तो किसके अंतर्गत? इसका आर्टिकल बता देता हूँ। अनुच्छेद 164 के अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे और कहूँ मुख्यमंत्री की सलाह नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। हाँ, तो मुख्यमंत्री, इसका ऑप्शन देख लेते हैं 4 मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 164 के 1 के तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 48, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य संबंधों से। ठीक है, प्रश्न संख्या 49, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, क्वेश्चन 50, राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2/3 होना जरूरी है। ठीक है, किसके तहत? यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान क्या करता है? आर्टिकल 80 करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 51, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों से आय। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर कहें तो राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधन से प्राप्त आय होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय का एक फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्या? एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, और प्लस सब्सिडी। ठीक है, क्वेश्चन 52 क्या कहता है? भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार विनियामक प्राधिकरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्वेश्चन 53 क्या कहता है? पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन 54 क्या कहता है? क्वेश्चन 54 कहता है बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, क्वेश्चन 56, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻12 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 57 क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन ने दिया। ठीक है, क्वेश्चन 58, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो प्रवर्तित किरण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, क्वेश्चन 59 क्या कहता है? वह तापमान जिस पर
सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा D-40। ठीक है। क्वेश्चन 60। 60 क्या कहता है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का D ZnS प्लस 2Ag प्लस Zn प्लस 2 प्लस प्लस 2Ag। ठीक है। क्वेश्चन 61। 61 क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। ठीक है। क्वेश्चन 62। 62 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ठीक है। क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एमाइलेज। एमाइलेज है तो मानव शरीर के पाचन से संबंधित है। ठीक है। यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है। और लाइपेज क्या करता है, यह लाइपेज क्या करता है, एंजाइम वसा के पाचन से तथा पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। ठीक है। और इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है। जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। क्वेश्चन 64। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो एड्स रोग वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन 65। 65 क्या कहता है, वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। आंसर ए। क्वेश्चन 66। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को 36 उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक कर एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और वर्ष 1912 में और बताते 1912 में क्या था, तो बिहार उड़ीसा तथा बंगाल एक संयुक्त प्रांत था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 67। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है। तो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको और ऊपर लेकर चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गंडक एवं बागमती और कोसी, काली और सोन नदी है जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन 68। 68 क्या कहता है, मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी। तो कौन बनी, इसका आंसर हो जाएगा ए छोंजिन अंगमो। छोंजिन अंगमो। ठीक है। क्वेश्चन 69। अप्रैल 2025 में भारत के किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की। इसका आंसर हो जाएगा 2027 में की। ठीक है। क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 क्या कहता है, क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5 अप्रैल 2025 को मिले। ठीक है। क्वेश्चन 71 है, यहाँ से 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के मिलेंगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन 72। दूध में कुछ पड़ गया है वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो कुछ कौन सा सर्वनाम है। तो कुछ कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। क्वेश्चन 73। प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। तो इसका पुल्लिंग कौन है, रूप कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी झगड़ा है जो पुल्लिंग है। ठीक है। बाकी हथेली, तुला और नाक है जो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन 74। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आध्यात्मिक। ठीक है। क्वेश्चन 75। 75 क्या कहता है, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सुर सरिता है जो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 76। निम्न में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अच्छ है जो नहीं है।
ठीक है। क्वेश्चन 77, निम्न भाग गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संप्रदान कारक। ठीक है। घी के दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खुशियां मनाना। ठीक है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदिकाल। ठीक है। क्वेश्चन 80, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देवर्षि का सही, इसका आंसर हो जाएगा ए, देवजोड़ ऋषि देवर्षि। क्वेश्चन 81, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निरीह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निह जोड़ इह, निरीह। ठीक है। क्वेश्चन 82, विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी, आविर्भाव है, विभाव जो है। तिमिर का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी आलोक। ठीक है। क्वेश्चन 84, चार समासिक पद एवं सूची में द्वितीय में संबंधित समास के नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 84 का आंसर हो जाएगा ए, 1 का 4 त्रिभुज है जो द्विगु समास है। ठीक है। और त्रिपुरारी है जो बहुब्रीहि समाज है। ठीक है। और सी का हो जाएगा 2, भाई भाई अव्यय भाव समास है और भाई बहन द्वंद्व समास है। ठीक है। क्वेश्चन 85, जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति, यानी जबरदस्ती का मेहमान। इसका आंसर हो जाएगा डी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है। क्वेश्चन 86, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकंद, अंकस्थ। ठीक है। क्वेश्चन 87, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलौकिक। ठीक है। क्वेश्चन 88, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 89, क्या कहता है? मैं अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन 90, 11 का तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एकादश। ठीक है। क्वेश्चन 91 क्या कहता है? अच्छी का तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंख। क्वेश्चन 92, आजीवन शब्द कौन सा उपसर्ग है, यानी आ। ठीक है। क्वेश्चन 93, शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कीर्ण में हो जाएगा उत, यानी ए। ठीक है। क्वेश्चन 94, भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा सी, अना। ठीक है। 95, देसिल बना सब जन मीठा, तय तैसन जपो अवठा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति का है। ठीक है। क्वेश्चन 96, दोहावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास के। ठीक है। क्वेश्चन 97, आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान से 98 से 100 पढ़ देता हूँ। क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के 2 स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चारदीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं है।
वे तब भी होती है जब माता-पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ-साथ करते हैं। उदाहरण के लिए घुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोज़ों को उनके जोड़ों के हिसाब से छाँटकर गणित और विज्ञान को गुत्थियों सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत को भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल-कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएँगे कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। क्वेश्चन एंड टर्न बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक है। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सुकता है। ठीक है? सीखने के लिए बच्चे उत्सुक होते हैं। क्वेश्चन 99 99 क्या कहता है? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि आंसर सी, बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन 100 कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा बच्चा कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीखने के आनंद में डूब जाता है। ठीक है? तो यही दोस्तों, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।